नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टुडे आज में। जियोग्राफी में हम देख रहे थे मैपिंग में चल रहा था अफ्रीका का पहला जो वीडियो था उसमें ओनली इंट्रोडक्शन बताया था मैं आपको कि अफ्रीका क्या है। और आज बात करेंगे अफ्रीका का एक बार ओवरऑल टोपोग्राफी से लेके ड्रेनेज सिस्टम तक, अर्थात स्थलाकृति से लेके एक बार जल खनिज ओवरऑल एक व्यू बनाना है। पहले से दो मैप है, रफ डायग्राम है। जियोग्राफी में छोटा छोटा आपको मैपिंग करना होता है, तो एक बड़ा सेक्शन है, बड़ा सेक्शन छोटा सेक्शन मैप में, दोनों अफ्रीका कंटिनेंट है। हमको देखना है सबसे पहले टोपोग्राफी, स्थलाकृति। कौन कौन से स्थलाकृति हैं अफ्रीका में। अगर आपके पास ऑक्सफोर्ड का मैप हो या कोई मैप हो तो उसमें आप देखेंगे सबसे बड़ा पोर्शन आपको दिखाई देगा ऐसे करके। सहारा मरुस्थल सबसे पहला दिखाई देगा आपको, सहारा मरुस्थल वर्ल्ड का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कहाँ पे? अफ्रीका कंटिनेंट में है। उत्तरी अफ्रीका मिलेगा आपको सहारा मरुस्थल। देखिए एक ये वाला इलाका है, बोलेंगे एटलस माउंटेन, ऐसे करके जो दिखाई दे रहा है रेड कलर का, एटलस पर्वत। अफ्रीका में बहुत ही कम पर्वत हैं जो कंटिन्यूटी के रूप में रहते हैं, अविच्छिन्न रूप में रहते हैं। जैसे कि एशिया मिलते थे लगातार पर्वत श्रेणी, जो एक बार स्टार्ट होती थी तो नॉन स्टॉप चलते जाती थी। लंबे लंबे पर्वत मिले, अधिक चौड़ाई वाले पर्वत श्रेणी थी। लेकिन अफ्रीका कंटिनेंट में इस तरीके से कोई पर्वत श्रेणी विशेष नहीं है। लेकिन एक पर्वत श्रेणी है, एटलस पर्वत श्रेणी। अटलांटिक महासागर से लेकर भूमध्य सागर तक आपको मिलेगा फैला हुआ अटलांटिक महासागर। और इस साइड में है भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर तक एक पर्वत श्रेणी है अफ्रीका में, वह है एटलस पर्वत श्रेणी। और दूसरे साइड क्या है, इसी के जस्ट नीचे में अटलांटिक महासागर से लेके और ये जो है लाल सागर तक फैला हुआ, उत्तर में है भूमध्य सागर तक, बोलेंगे पूरा का पूरा एक मरुस्थल है। इसका नाम है सहारा मरुस्थल। अन्य एक मरुस्थल आपको मिलेगा यहाँ पे, बोलेंगे कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल। तो अफ्रीका में दो विशेष मरुस्थल, एक तो सहारा मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल के भी अलग अलग क्षेत्र नाम होते हैं, क्योंकि सहारा मरुस्थल बहुत सारी कंट्रियों में फैला हुआ है, तो क्षेत्र नाम होते हैं इसके। जैसे कि आपको यहाँ पे एक मिलेगा लीबिया का मरुस्थल। लीबिया कंट्री है, लीबिया एक देश भी है, तो लीबिया मरुस्थल। पुनः यहाँ पे आपको मिलेगा एक ईस्टर्न पोर्शन में नुबिया मरुस्थल। ये वाला इलाके में आपको रेड कलर जो दिखाई दे रहा है नुबिया, तो नुबिया मरुस्थल। नुबिया मरुस्थल। एक अन्य मरुस्थल जो आपको दिखाई देगा, ये अटलांटिक महासागर के तट के पास जो है कि है नामीबिया में। तो नामीबिया में कौन सा मरुस्थल आपको मिलेगा? नामीबिया मरुस्थल। नामीबिया मरुस्थल। इस तरीके से जो मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल, दक्षिण में कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल का ही आगे विस्तार रूप है नामीबिया। नामीबिया कंट्री है, तो नामीबिया का मरुस्थल है। और एक है मरुस्थल नुबिया मरुस्थल, जो सहारा मरुस्थल का ही विस्तार है। तो सहारा मरुस्थल के दो जो क्षेत्र नाम है, एक में है लीबिया का लीबिया मरुस्थल, और दूसरा है नुबिया मरुस्थल, सूडान में मिलेगा। अन्य भी है, जब मैं आपको सहारा मरुस्थल बताऊंगा तब देखेंगे। फिलहाल हमको अभी ओनली एक टोपोग्राफी देखना है कि क्या क्या है अफ्रीका में, इसकी स्थलाकृति में क्या क्या शामिल है। तो एटलस पर्वत, सहारा मरुस्थल, नुबिया मरुस्थल। एक यहाँ देखिए कांगो देश है। कांगो, दो तरीके के कांगो देश हैं। एक बोलना है आपको रिपब्लिक कांगो है, और दूसरा है डेमोक्रेटिक कांगो। एक देश है, भूमध्य सागर यहाँ से गुजरती है। तो रिपब्लिक कांगो और डेमोक्रेटिक कांगो, दोनों कांगो देश है। यहाँ पे मिलेगा आपको कांगो बेसिन। बेसिन क्या, एक समतल क्षेत्र होता है, बेसिन मैदान। बस इतना आप समझिए कि एक समतल क्षेत्र बेसिन है। तो कांगो का बेसिन, कांगो नदी का भी नाम है, कंट्री का भी नाम है।
फिर आपको मिलेगा सूडान बेसिन। सूडान एक देश है जहां पे अभी गृह युद्ध चल रहे हैं। सूडान बेसिन, सूडान में भी दो सूडान है, एक आपको मिलेगा ओनली सूडान, दूसरा है साउथ सूडान। तो सूडान का बेसिन हो गया, कांगो बेसिन ये बेसिन हो गया, और एक आपको यहाँ पे बेसिन दिखाई देगा जोफ बेसिन, जोफ बेसिन मारितानिया में मिलेगा आपको, मारितानिया। तो ऐसे करके बेसिन मिलेंगे आपको। देखिए पर्वत में आप देख रहे हैं एटलस पर्वत। एक पर्वत अगर मैं बात करूं साउथ अफ्रीका में है डेक्कनसबर्ग पर्वत, यहाँ पे ऐसे करके ये रेड कलर का ये तो इसमें देखिए, या तो ये ड्रेकेंसबर्ग एक पर्वत है, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत। ये साउथ अफ्रीका और लेसेथो में मिलेंगे। अफ्रीका में कोई विशेष पर्वत श्रेणी नहीं है। जो महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है उसका नाम आपको याद करना होगा, एटलस पर्वत श्रेणी। बाकी पर्वत श्रेणी ना हो के क्या है, तो प्राचीन गोंडवाना लैंड के भाग है, अर्थात पठार मिलेगा आपको। एक बार देखिए एक शब्द आ रहा है गोंडवाना लैंड। अफ्रीका किसका भाग है और अफ्रीका में क्या मिलते हैं। तो गोंडवाना लैंड क्या था, गोंडवाना लैंड जो था पूरा पृथ्वी, उसका दक्षिण भाग गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड में अफ्रीका, भारत का प्रायद्वीप भारत, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका ये जुड़े हुए थे। ये सभी प्राचीन गोंडवाना लैंड के भाग हैं। अर्थात यहाँ पे कठोर चट्टानें मिलती है। किस तरीके की चट्टानें मिलेगी बोलेंगे, आग्नेय चट्टानें मिलती है और रूपांतरित चट्टानें मिलती है। तो आग्नेय चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें मिलती है, कहीं कहीं अवसाद होते हैं इनके ऊपर, और इन्हीं चट्टानों में क्या होते हैं, बहुमूल्य खनिज संसाधन पाए जाते हैं, जैसे कोयला, बॉक्साइट, हीरा, तांबा। तो पूरा अफ्रीका कंटिनेंट जो आपको दिखाई दे रहा है ये गोंडवाना लैंड का भाग है, और इस गोंडवाना लैंड में बहुत सारे पठार मिलेंगे, पहाड़ियां मिलेगी, चट्टानें मिलेगी। जो आग्नेय चट्टानें हैं, रूपांतरित चट्टानें हैं, तो इसमें खनिज मिलेंगे आपको। लेकिन पर्वत श्रेणी कम दिखाई देगा, एग्रीकल्चर लैंड कम दिखाई देंगे। अगर बात करूं मैं कृषि भूमि की, तो अफ्रीका में बहुत कम कृषि भूमि दिखाई देंगे, ओनली कोस्टल इलाके में मिलेंगे। पूरा अफ्रीका क्या है, तो गोंडवाना लैंड का भाग है, कठोर चट्टानें हैं, या तो सहारा मरुस्थल है, घास के मैदान है, कालाहारी मरुस्थल मिलेंगे, सहारा मरुस्थल मिलेंगे, सवाना ग्रासलैंड मिलेगा। तो दो पोर्शन तो हम देख चुके हैं, मरुस्थल और एक पर्वत वाला, कि एक उत्तर में एटलस पर्वत है, ये ड्रेकन्सबर्ग पर्वत है। अन्य जो हमको देखना है वह है ग्रासलैंड। एक बहुत बड़ा घास का मैदान है, उस घास का मैदान का नाम है सवाना घास का मैदान। कहाँ मिलेगा सवाना घास का मैदान, तो देखिए सवाना ग्रासलैंड जो सहारा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल से अगर आप दक्षिण में आएंगे तो आपको मिलेगा सवाना घास का मैदान, सवाना घास का मैदान। बड़े बड़े घास होते हैं, गर्मी में सूख जाते हैं, थोड़ी भी जल मिल जाए तो फिर से घास उग जाते हैं, बड़े बड़े घास होते हैं यहाँ पे। जिराफ मिलेंगे आपको इस ग्रासलैंड में, और बहुत से जीव जंतु मिलेंगे, शेर, भालू, चीता की कमी नहीं है अफ्रीका कंटिनेंट में। तो सवाना घास का मैदान अटलांटिक महासागर से लेके बोलेंगे हिंद महासागर तक है। इसके उत्तर में क्या बताया था मैं आपको, सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल ये पूरा भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर के से स्टार्ट होता है सवाना ग्रासलैंड तक पूरा सहारा मरुस्थल है। जैसे ही सहारा मरुस्थल समाप्त होता है, इसकी एक सीमा पे स्टार्ट होगा सवाना घास का मैदान। सवाना घास का मैदान जहां समाप्त होगा वहां पे स्टार्ट होते हैं विषुवत रेखा वन। कौन से वन बोलेंगे, तो विषुवत रेखा, अर्थात जो विषुवत रेखा गुजर रही है यहाँ पे घने वन मिलेंगे आपको। 0 डिग्री से लेके 5 डिग्री उत्तरी दक्षिण अक्षांश तक कौन सा वन मिलता है, विषुवत रेखा वन। तो जस्ट सवाना घास के मैदान के नीचे बोलेंगे विषुवत रेखीय वन।
सदाबहार वन होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, 90 मीटर से भी अधिक हाइट के होते हैं, 12 महीना हरे भरे रहते हैं, लकड़ी बहुत ही कठोर होती है। तो एक ही छोटे से क्षेत्रफल में बहुत सारे वृक्षों की प्रजाति मिलेगी। अगर मैं बात करूं प्रजाति वृक्षों की, एक छोटा सा क्षेत्रफल है, वहां पे बहुत सारे प्रजाति मिलती है वृक्षों की। डेंस वन है, घनघोर वन है, सूर्य का प्रकाश भी जो है धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। विषुवत रेखीय क्षेत्र में कहाँ पे है तो बोलेंगे कांगो से लेके केन्या तक, तंजानिया तक फैले हुए हैं। तो एक बार फिर से फिजिकल पोर्शन हम देख लेते हैं, ऊपर से नीचे तक क्या क्या है। सबसे पहले आपको एक सीरीज में लगाना है सबसे पहले लिखिए आप सहारा मरुस्थल, या एटलस पर्वत करिए, वो सबसे टॉप पे करना है एटलस पर्वत। ये वाला पूरा एटलस पर्वत है। फिर सहारा मरुस्थल ऐसे करके सहारा मरुस्थल। फर्स्ट नंबर पे एटलस पर्वत उत्तर से दक्षिण की ओर चल रहे हैं। सेकंड नंबर पे सहारा मरुस्थल, जहां सहारा मरुस्थल खत्म होता है वहां बोलेंगे ग्रासलैंड स्टार्ट होता है। कौन सा ग्रासलैंड है बोलेंगे सवाना ग्रासलैंड। थर्ड नंबर पे सवाना, घास का मैदान। जैसे ही सवाना घास का मैदान समाप्त होता है, फिर से एक ट्री वाली लाइन स्टार्ट होती है विषुवत रेखा पे, बोलेंगे विषुवत रेखी वन, विषुवत रेखी वन। जैसे ही विषुवत रेखी वन समाप्त होते हैं, फिर पठार कटंगा का पठार। कटंगा का पठार जैसे समाप्त होगा, इसके नीचे आपको मिलेगा ये पूरा मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? कालाहारी मरुस्थल और नामीबिया का मरुस्थल। जैसे मरुस्थल समाप्त होता है, फिर से एक पर्वत मिलेगा आपको ये वाले इलाके में। कौन सा पर्वत है? ड्रेकेंसबर्ग पर्वत। 7वें नंबर पे ड्रेकेंसबर्ग, साउथ अफ्रीका लेसोथो में है पर्वत। पहले तो आप एक ऐसे देख लीजिए, उत्तर से दक्षिण की ओर सबसे पहले नंबर पे एटलस पर्वत, सहारा मरुस्थल, सवाना घास का मैदान। फिर आगे बढ़ेंगे, सवाना घास के मैदान के नीचे विषुवत रेखी वन, कांगो से लेकर केन्या तक फैला हुआ है। सवाना ग्रासलैंड का अटलांटिक महासागर में आप देखेंगे तो आपको इधर लाइबेरिया दिखाई देगा। लाइबेरिया से स्टार्ट करते हुए इथियोपिया, केन्या तक जाएंगे आगे और सोमालिया तक। एक घास का मैदान, नीचे फिर विषुवत रेखी वन के कटंगा का पठार दिखाई देगा। पूरा इलाका पठार है। इस पठार के नीचे में आपको मिलेगा कालाहारी मरुस्थल। और फिर ये आपका अटलांटिक महासागर के तट पे नीबिया एक देश है, नामीबिया, तो नामीबिया का मरुस्थल मिलेगा। साउथ अफ्रीका में ड्रेकेंसबर्ग पर्वत। अब बात करेंगे ईस्ट अफ्रीका की ओर। एक छोटा सा मैप में देखिए ईस्ट अफ्रीका। ये वाला पूरा इलाका जो है ईस्ट अफ्रीका की विशेष खूबियत है, रिफ्ट वैली मिलना। ये पूरा इलाका है पूर्वी अफ्रीका कहलाता है। तो पूर्वी अफ्रीका में आपको मिलेगा अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। अफ्रीका की रिफ्ट, एक शब्द आएगा रिफ्ट, लिख लीजिएगा इसे, रिफ्ट घाटी। होता क्या है? एक दरार है जहां से कोई चीज अलग हो रही है, अर्थात जब भ्रंश पड़ते हैं तो भ्रंश पड़ने के बाद जो क्षेत्र होता है वो कट के दो अलग अलग डायरेक्शन में चल जाए फोर्स के कारण, तो एक घाटी बन जाता है। इसे बोलते हैं अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। विश्व की सबसे बड़ी रिफ्ट घाटी है, 6900 मीटर की है। इस रिफ्ट घाटी के बारे में थोड़ा समझ लीजिए आप कि रिफ्ट घाटी की लंबाई कितनी है, किस तरीके की घाटी है। बोलेंगे 6000 कितनी है रिफ्ट
घाटी की लंबाई है 6,900। कहाँ से स्टार्ट होती है बोलना है आपको, मृत सागर से स्टार्ट होती है। मृत सागर कहाँ पे है, तो इजराइल और जॉर्डन में। तो डेड सी से स्टार्ट होती है। आगे लाल सागर भी जो है रिफ्ट वैली में स्थित है। लाल सागर क्या है, वह जो रिफ्ट घाटी है उसी में स्थित एक जलाशय है। तो लाल सागर से होते हुए ईस्ट अफ्रीका की ओर बढ़ते हुए अंत में मोजाम्बिक तक जाती है। तो ऐसे करके जो रिफ्ट घाटी, इसकी लंबाई टोटल 6,900 किलोमीटर है। तो अफ्रीका के काफी सारे देशों से गुजरती है। देखिए, जो रिफ्ट घाटी है दो ब्रांचों में टूट जाती है। एक बोलना है आपको पश्चिम ब्रांच, पश्चिम रिफ्ट घाटी, और एक पूर्वी रिफ्ट घाटी, पूर्वी अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। फिर से एक बार देख लीजिए, एक है पश्चिम अफ्रीका की रिफ्ट घाटी और दूसरा है पूर्वी अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। इस घाटी में काफी सारी घाटी है, गड्ढा है, गहरा है, तो इसके बीच में बहुत सारे झील मिलते हैं। कौन कौन से झील हैं, तो पूर्वी अफ्रीका की रिफ्ट घाटी में अलग झील है, पश्चिम अफ्रीका की रिफ्ट घाटी में अलग झील है। अंत में दोनों आते हैं और एक झील में मिल जाते हैं, जहाँ से फिर आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। न्यासा झील, दोनों कहाँ मिल रहे हैं, रिफ्ट घाटी न्यासा झील में मिल जाते हैं। मलावी के पास देखिएगा न्यासा। ये बट कहाँ से रहे हैं दोनों रिफ्ट घाटी, जो स्टार्ट हो रहे हैं लाल सागर से आगे, तो बोलना है रुडोल्फ झील है। रुडोल्फ झील यहाँ से दो ब्रांचों में पड़ जाती है रिफ्ट घाटी। अब एक बार हम लोग झील का नाम देख लेते हैं, कौन कौन से झील हैं। पूर्वी रिफ्ट घाटी में झीलों का नाम है, पूर्वी रिफ्ट घाटी में झील का नाम है, बोलना है आपको ताना झील। और नीचे तुर्काना झील। इसी तरीके से जो पश्चिम अफ्रीका की रिफ्ट घाटी है, पश्चिम अफ्रीका की रिफ्ट घाटी, इसमें कौन कौन से झील हैं, तो बोलना है आपको एडवर्ड झील, एडवर्ड झील, एल्बर्ट झील। एडवर्ड और एल्बर्ट दो अलग अलग नाम है। कीबू झील, टंगानिका, अर्थात अफ्रीका की रिफ्ट घाटी पूर्वी पश्चिम में, ये पूर्वी है। पूर्वी रिफ्ट घाटी में दो झीलें मिलेगी। सबसे ऊपर में आप देखेंगे इथोपिया में दिखाई देगा आपको ताना झील, नीचे में आप तुर्काना झील देखेंगे तो केन्या में दिखाई देगा आपको। इसी तरीके से पश्चिम अफ्रीका की रिफ्ट घाटी में एडवर्ड झील, एल्बर्ट झील, कीबू झील, टंगानिका झील, ये झील जो है अफ्रीका के काफ़ी सारे देशों में सीमा बनाती है। जो बॉर्डर है सीमा बनाती है, जैसे कि पर्वत सीमा बनाती है दो अलग अलग देशों के बीच में। हिमालय पर्वत जो है भारत और चीन के बीच सीमा बनाती है, तो झील भी सीमा बनाती है। अफ्रीका के काफ़ी सारे देशों में झील बाउंड्री का काम करती है, दो देशों को अलग करती है। इन दोनों रिफ्ट घाटी के बीच में आपको एक झील मिलेगा, विक्टोरिया झील। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। और सारे स्वच्छ पानी के झील हैं, जितने भी झील दिखाई दे रहे हैं आपको, तो स्वच्छ पानी के झील हैं। आगे मोजाम्बिक तक जाता है ग्रेट रिफ्ट वैली और न्यासा झील में, दोनों मिल जाते हैं पूर्वी अफ्रीका की रिफ्ट घाटी, पश्चिम अफ्रीका की रिफ्ट घाटी यहाँ। तो ये विशेषता है। एक बार नदी देख लेते हैं, अफ्रीका में कौन कौन सी मेजर नदी है। अफ्रीका में नदी बड़ा आसान मैप होता है अफ्रीका का बनाना। देखिए, अफ्रीका में एक नदी निकलती है, नील नदी, नील नदी। तो नील नदी दो अलग अलग नदी, व्हाइट नील और ब्लू नील, दो नील नदी है। इन दोनों खार्तूम में मिल जाते हैं, तो दो नील है, एक व्हाइट नील बोला जाता है, ब्लू नील। ये दोनों नील मिलके आगे नील नदी के रूप में जाने जाते हैं, भूमध्य सागर में गिरता है। मिस्र जो है नील नदी के किनारे है। तो मैप में देखिएगा नील नदी दिखेगा आपको दक्षिण से उत्तर की ओर। एक नदी मिलेगी आपको नाइजर, ऐसे करके गिन्नी की खाड़ी में गिरेगा। पूरा इलाका है गिन्नी की खाड़ी, गिन्नी की खाड़ी। और नदी का नाम है नाइजर नदी, नाइजर नदी। नाइजर देश का भी नाम है, नाइजर नदी का भी नाम है। तो नाइजर, और इधर आपको दिखाई देगा नाइजीरिया से गुजरता हुआ नाइजर नदी। एक नदी जो कांगो बता रहा था मैं आपको, कांगो देश है,
तो ऐसे करके आपको मिलेगा कांगो नदी। कांगो नदी, कांगो की सहायक नदी है कसाई नदी। कसाई नदी कटंगा के पठार से निकलते हैं, कांगो नदी, कसाई नदी। एक नदी ड्रेकन्सबर्ग पर्वत में मिलेंगे आपको, ऐसे करके साउथ अफ्रीका से गुजर रही है, अटलांटिक महासागर में जाती है, उसका नाम है ऑरेंज, ऑरेंज नदी। एक अन्य नदी मिलेगा आपको लिम्पोपो नदी, साउथ अफ्रीका में ही लिम्पोपो नदी। एक नदी ऐसे मिलेंगे जो हिंद महासागर में गुजर रही है, इसका नाम मिलेगा आपको जाम्बेजी नदी, जाम्बेजी नदी। देखिए साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका के ऊपर मोजाम्बिक देश है, इधर जिम्बाब्वे, नाम सुने होंगे, जिम्बाब्वे कंट्री है, क्रिकेट भी खेलती है जिम्बाब्वे देश। तो जिम्बाब्वे जाम्बिया से जाम्बेजी नदी गुजरती है और हिंद महासागर में गुजरती है। बहुत ही कम नदी है। विशेषकर नदी जो मिलेगा आपको ये वाले इलाके में मिलेगा कांगो। कांगो की बहुत सारी सहायक नदी है, तो कांगो बेसिन भी है, घने जंगलों से जाना जाता है। तो कांगो नदी और कसाई नदी, ये नील नदी सबसे प्रमुख नदी है पूरा अफ्रीका कंटिनेंट में। नाइजर नदी गिनी की खाड़ी में गिरती है, ऑरेंज नदी अटलांटिक महासागर में गिरती है इस साइड, जाम्बेजी नदी हिंद महासागर में गिरती है इस साइड, लिम्पोपो नदी है ये भी अटलांटिक महासागर में गिर रही है। तो ऐसे करके काफ़ी कम नदी जो नदियां हैं डेल्टा बना रही है। कौन सी नदी डेल्टा बना रही है तो बोलना एक नील नदी डेल्टा बनाती है। सारे नदी अफ्रीका के डेल्टा नहीं बनाते, डेल्टा नील नदी डेल्टा बना रही है। एक है नाइजर नदी डेल्टा बनाती है। देखिए अफ्रीका की नदी की क्या विशेषता है। अफ्रीका की नदी की विशेषता है कि जो नदियां हैं बहुत ही कम डेल्टा बनाती है और समतल क्षेत्र का निर्माण करती है। डेल्टा कम मिलेंगे प्लस समतल क्षेत्र, तो डेल्टा कम है, समतल क्षेत्र कम है। रिजल्ट ये है कि जो एक मैदान रहना चाहिए था, अफ्रीका में बहुत कम मैदान मिलते हैं, ओनली तट वाले इलाके में मैदान मिलते हैं, मैदान की कमी है। भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु का मैदान हो, चाइना में हवांगो नदी द्वारा निर्मित विशाल मैदान है, तो मोसोपोटामिया का मैदान। लेकिन अफ्रीका में इस तरीके के कोई मैदान आपको नहीं मिलेंगे जो नदियों के द्वारा बनाए गए, ओनली नील नदी को छोड़ के। तो समतल क्षेत्र की कमी पड़ती है, उपजाऊ कृषि लैंड की कमी पड़ती है। कारण क्या है, जो नदियां हैं, नदियां गिरती है अपने मार्ग से, जब भी बहती है आगे गिरती है तो जल प्रपात बना रही है, झरने बना रही है, झील बना रही है, मतलब जहाँ तट के पास गिर रही है। जैसे नाइजर नदी यहाँ गिर रही है तो उससे पहले डेल्टा बना रही है, नील नदी डेल्टा बना रही है। लेकिन बाकी नदी क्या है, जाम्बेजी नदी है तो जलप्रपात बना रही है, झरने बना रही है, झील बना रही है। ऑरेंज नदी भी इसी तरीके से जलप्रपात झील बना रही है। लिम्पोपो नदी है। तो कम मिलते हैं तट के पास, ओनली समतल मैदान मिलेगा, बाकी नहीं मिलेंगे। ये पूरा इलाका जो आपको दिख रहा है और ऐसे करके, अर्थात ये रेड मार्क करता हूँ मैं, समझिए पूरा पठार है। इथोपियन हाईलैंड मिलेगा आपको। इथोपिया के बाद सोमालिया, केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक, इधर नामीबिया, जाम्बेजी, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, साउथ अफ्रीका, पूरा पठार है। तो एग्रीकल्चर लैंड की कमी पड़ेगी। जब एग्रीकल्चर लैंड कम है तो कृषि की कमी होगी, कृषि प्रोडक्ट की कमी होगी। तो किस प्रकार का एग्रीकल्चर होता है अफ्रीका में, एक बार कृषि भी देखिए अफ्रीका में। अफ्रीका में कृषि जो अफ्रीका है, इस पूरे इलाके में आपको मिलेगा, बोलना है बागवानी फसल, हॉर्टिकल्चर होते हैं पर्वत क्षेत्र में, जैसे कसावा, तंबाकू, चाय, कहवा, कॉफ़ी, इस तरीके के आपको बागवानी फसल मिलेंगे। पूरा पर्वत क्षेत्र है ये। यहाँ पे आपको मिलेगा पाम ऑयल, पाम की खेती होती है तो पाम ऑयल मिलेंगे, प्लस कहवा मिलेगा।
पूरा मरुस्थल है, तो मरुस्थल में एग्रीकल्चर कम होते हैं। जहाँ पे भी छोटा मोटा जल का क्षेत्र मिल जाए वहाँ पे एग्रीकल्चर होते हैं। अब है कि नील नदी वाला क्षेत्र, ये तो नील नदी के दोनों तट की ओर 100 किलोमीटर के रेंज में कपास हो जाते हैं, मिस्र में, सूडान में, प्लस गेहूं होंगे। तो कपास उच्च क्वालिटी का मिस्र पैदा करता है। देखिए क्या है, इस पूरे इलाके में बागवानी फसल हो रहे हैं, कसावा, तंबाकू, चाय, कॉफ़ी, कहवा, पाम ऑयल इस साइड में हो रहे हैं, कहवा हो रहा है घाना में मिलेंगे आपको, आइवरी कोस्ट में मिलेगा, कपास और गेहूं नील नदी के क्षेत्र में मिल रहे हैं। तो एग्रीकल्चर कोई विशेष नहीं है। अफ्रीका का नदी तंत्र आप छोटा सा देख लिए, एग्रीकल्चर भी देख लिए, एक बार जलवायु देख लीजिए अफ्रीका में किस तरीके की जलवायु है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है अफ्रीका की जलवायु। ये पूरा इलाका भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर को टच करते हुए कंट्री आपको मिलेंगे। इसमें देखेंगे मोरक्को मिलेगा, मोरक्को के बाद अल्जीरिया, लीबिया और ऐसे करके मिस्र, ट्यूनिशिया। इन सारे की राजधानी आप नोटिस करेंगे भूमध्य सागर को टच करता है। पूरा इलाका जो भूमध्य सागर को टच कर रहा है, यहाँ पे मिलेंगे भूमध्य सागर जलवायु। भूमध्य सागर जलवायु एक विशेष प्रकार की जलवायु है। किस तरीके की जलवायु है बोलना है आपको। गर्मी में यहाँ पे क्या रहते हैं, वर्षा नहीं होती है, ठंडी में वर्षा होती है भूमध्य सागर जलवायु में। और खट्टे फल होते हैं एग्रीकल्चर में। किस तरीके खट्टे फल, जैसे अंगूर, अनानास और संतरे, इस तरीके की खेती होगी। जो खट्टे फल होते हैं वो भूमध्य सागर जलवायु वाले क्षेत्र में मिलेंगे। तो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया, लीबिया और मिस्र तक भूमध्य सागर जलवायु है। एक यहाँ मिलेगा आपको साउथ अफ्रीका में, भूमध्य सागर के प्रांत में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तर में मिलेंगे भूमध्य सागर वाले क्षेत्र में। साउथ अफ्रीका का भी एक पोर्शन है जो अटलांटिक महासागर को टच करता है, कैप प्रांत में भूमध्य सागर जलवायु। इसके नीचे आपको मिलेगा सहारा मरुस्थल, जो है सहारा मरुस्थल, उसमें पूरा उष्ण मरुस्थल है। तो आपको बोलना है उष्ण कटिबंध वाला जलवायु है। ये सवाना जलवायु है, सवाना जलवायु जो घास उगाने के लिए पर्याप्त जल चाहिए। 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है सवाना जलवायु में। नीचे विषुवत रेखा जलवायु है, जलवायु में विषुवत रेखीय जलवायु, विषुवत रेखीय। गर्मी अधिक गर्मी पड़ती है, साथ में वर्षा भी अधिक होती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, मतलब तापमान हमेशा अधिक रहता है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो अफ्रीका में उष्ण कटिबंध जलवायु भी है, शीतोष्ण कटिबंध जलवायु भी है, भूमध्य सागर जलवायु भी, सवाना जलवायु, सब मिलते हैं। ऑलमोस्ट सभी प्रकार की जलवायु मिलती है अफ्रीका कंटिनेंट में। तो पूछता है भूमध्य सागर जलवायु कैप प्रांत में भी मिलते हैं कि नहीं, तो कैप प्रांत में मिलते हैं। कहाँ है कैप प्रांत? साउथ अफ्रीका, नाम सुने होंगे। साउथ अफ्रीका एक कंट्री है, कैप प्रांत उसका एक प्रांत है। खनिज की बात करेंगे हम, अफ्रीका का खनिज देख लेते हैं। कौन कौन से मिनरल मिलते हैं अफ्रीका में? खनिज अफ्रीका में लगभग सभी खनिज मिलते हैं, सिर्फ कोयला की मात्रा कम है। बाकी सभी खनिजों का प्रतिनिधित्व करता है बड़ी मात्रा में अफ्रीका। कौन कौन से खनिज हैं देखिए। खनिज में बेल्ट में सबसे पहले ये वाला जो बेल्ट है पूरा तेल और गैस के लिए जाना जाता है, तेल व गैस। अल्जीरिया, ट्यूनिसिया, लीबिया, मिस्र में तेल गैस मिलेंगे, प्लस नाइजीरिया आपको मिलेगा, यहाँ पे तेल गैस मिलेंगे, तेल गैस। एक अंगोला, अंगोला एक कंट्री है, यहाँ पे तेल गैस मिलता है। गिनी की खाड़ी और नाइजीरिया, यहाँ पे तेल गैस का भंडार है। भूमध्य सागर वाले इलाके में तेल गैस के भंडार है। अंगोला एक कंट्री है, ओपेक कई मेंबर है, तेल गैस मिलते हैं। फिर से देखते हैं खनिज मिनरल में, ये वाला इलाका जो साउथ अफ्रीका बोत्सवाना का है, हीरा, सोना, चांदी, प्लेटिनियम, यूरेनियम विशेष रूप से मिलते हैं। साउथ अफ्रीका में एक समय था विश्व की सबसे अधिक सोना का प्रोडक्शन होता था, टॉप नंबर पे था साउथ अफ्रीका। सोना, चांदी, हीरा, प्लेटिनियम, यूरेनियम मिलते हैं। कहाँ बोलेंगे? तो जो बोत्सवाना है
और साउथ अफ्रीका, यहाँ पे मिलते हैं पूरा इलाके में। सबसे अधिक मिनरल का भंडार इसी इलाके में है। देखिए, अफ्रीका में अभी तक सही तरीके से खनिजों का अन्वेषण नहीं हुआ है। अगर खनिज की मैपिंग की जाए, खनिजों का दोहन करने का एक तरीका खोजा जाए, विधि, वो अभी तक सही तरीके से लागू नहीं हुआ है अफ्रीका कंटिनेंट में। रिजल्ट है कि अन्वेषण ना होने के कारण एक्सप्लोरेशन नहीं है खनिजों का। फिर भी जो अवेलेबल डेटा है उसके हिसाब से कहाँ कहाँ तक ये प्राप्त हो रहे हैं, तो हीरा, सोना, चांदी, तांबा, ये वाला बेल्ट है। इसके ऊपर एक जाम्बिया वाला बेल्ट है, ये तांबे के लिए जाना जाता है। तो जाम्बिया अपने तांबा के लिए जाना जाता है। जाम्बिया जिम्बाब्वे, देखेंगे अड़ोसी पड़ोसी कंट्री है। कटंगा का पठार, ये भी अपने तांबा के लिए, चांदी के लिए जाना जाता है। तांबा, चांदी। कांगो बेसिन में अलग अलग तरीके के खनिज मिनरल होते हैं, अर्थात ये समझिए पूरा इलाका तांबा और चांदी के लिए विशेष रूप से फेमस है। एक दारफुर क्षेत्र है सूडान में, दारफुर क्षेत्र, तो चांदी सोना के लिए भी फेमस है ये भी। कुल मिला के अगर बात करूं मैं एक छोटे से डायग्राम के जरिए कि अफ्रीका में सोना, चांदी, तांबा, प्लेटिनियम के असीम भंडार है। बिल्कुल बहुत सारे असीम भंडार मिल रहे हैं जिनका अभी तक दोहन नहीं हुआ है ये पूरा इलाके में। विशेषकर अगर सहारा मरुस्थल को छोड़ दिया जाए, सवाना ग्रासलैंड को छोड़ा जाए, तो पूरा का पूरा अफ्रीका में जो आपको दिखाई दे रहा है इस पूरे इलाके में, ये ऐसे करके मिनरल से भरा हुआ है। तो अलग मिनरल में देखेंगे हम कुछ खनिजों के नाम, विशेषकर बस अभी मैपिंग में आप समझिए कि ऑयल गैस का फील्ड कौन कौन सा है, सोना, चांदी, तांबा, बॉक्साइट के कौन से फील्ड हैं। कोयला नहीं मिलता है साउथ अफ्रीका में, थोड़े मात्रा में कोयला मिल जाएंगे। कोयला ऊर्जा का सोर्स है, ये कम मिलते हैं। तो लकड़ी तो है ही है, तो ऊर्जा का सोर्स के रूप में लकड़ी और जल विद्युत विशेष रूप से अफ्रीका में है। ऊर्जा के सोर्स के रूप में क्या है अफ्रीका में, तो बोलना है जल विद्युत। और क्या है, लकड़ी, जल विद्युत प्लस लकड़ी, इससे एनर्जी मिल जाता है। विश्व का जो 30% जल विद्युत की क्षमता है वो अफ्रीका कंटिनेंट में है, क्योंकि जो नदियां बह रही है, छोटे छोटी नदियां और बहुत सारी नदियां जलप्रपात झरने बना रही है। जलप्रपात झरने के जरिए जल विद्युत का प्रोडक्शन होता है अफ्रीका में। और लकड़ी है, डेंस फॉरेस्ट है ये उस वाले इलाके में, तो लकड़ी भी एनर्जी का काम कर रही है। लेकिन कोयला बहुत कम क्षेत्र में मिल रहा है, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस से लेके मिल रहा है। देखिए मेडागास्कर देखेंगे, ये भी मिनरल से भरा हुआ है, एक अलग से है मेडागास्कर। इसको समझिए, मेडागास्कर अंटानारिवो राजधानी है, यहाँ पे ऐसे करके मिलेगा मेडागास्कर। पूरा पर्वत क्षेत्र है मेडागास्कर, अंटानारिवो राजधानी है। बहुत सारे मिनरल्स इसमें हैं, काफी रेयर अर्थ मेटल मिलते हैं। एक शब्द आता है रेयर अर्थ मेटल, दुर्लभ मृदा धातु, रेयर अर्थ मेटल। जो उच्च क्वालिटी के डिफेंस प्रोडक्ट बनाने में या क्रिटिकल टेक्नोलॉजी बनाने के काम आता है रेयर अर्थ मेटल, वो मिलेंगे आपको मेडागास्कर से लेकर साउथ अफ्रीका, इन दोनों पोर्शन में मिलते हैं। क्योंकि सब गोंडवाना लैंड का भाग है, जो भी गोंडवाना लैंड का भाग है वहाँ पे आपके मिनरल्स का असीम भंडार रहता है। जरूरत पड़ता है कि नए नए टेक्नोलॉजी माइनिंग की हो, अन्वेषण हो, अच्छे से मैपिंग किया जाए, उसका खनन किया जाए। तो अभी साउथ अफ्रीका के पास विशेष टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसके कारण से खनिजों का पता नहीं चला है। अदरवाइज पूरा गोंडवाना लैंड है, इसमें बहुत सारे खनिज दबे होने का संभावना है। बस यही है, बाकी जो बचेगा धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे अफ्रीका कंटिनेंट में। तब तक के लिए बने रहिए टू डू आइस में। चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।